Our educational channel Law Guru Ashu Gupta presents a lecture series of all law subjects. So subscribe to study well and press the bell icon. नमस्कार दोस्तों, मैं आशु गुप्ता अपने चैनल लॉ गुरु आशु गुप्ता में आप सभी का आज फिर से स्वागत करता हूं। तो चलिए चलते हैं आज के लेक्चर वीडियो की ओर। जिस तरीके से हम इस लेक्चर सीरीज को चला रहे हैं और आप लोगों से इस तरीके के अच्छे रेस्पॉन्सेज और कमेंट्स हम लोगों को मिल रहे हैं, तो उसी कड़ी में हम लोगों ने इंडियन एविडेंस एक्ट के बारे में शुरुआत की थी और ये इंडियन एविडेंस एक्ट की सीरीज को ही आगे लेते हुए चलते हैं और इसी के बारे में समझते हुए चलते हैं। लास्ट वीडियो में हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में एविडेंस एक्ट की बात की थी कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एविडेंस एक्ट में आ सकते हैं। तो इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि एविडेंस को समझने के लिए सबसे पहले कौन कौन सी ऐसी लीगल टर्मिनोलॉजीज इस एक्ट में आती हैं जो हमें पता होनी जरूरी है। जैसे कि आप समझेंगे तथ्य, फैक्ट क्या होता है, या रेलेवेंसी क्या होती है, सुसंगतता क्या होती है। तो इन सब चीजों को हमें पता होना चाहिए। या फिर प्रूफ या एविडेंस, मान लीजिए साक्ष्य और सबूत क्या होता है। तो इनके मीनिंग अगर हमें पता होंगे इन लीगल टर्मिनोलॉजीज के, तो इंडियन एविडेंस एक्ट को समझना बहुत ही आसान हो जाता है। तो साक्ष्य अधिनियम के बारे में इसी तरीके से बात करते हुए चलेंगे और आज की इस वीडियो में इन्हीं लीगल टर्मिनोलॉजीज के बारे में बात करेंगे और इनके डिफरेंसेस को अच्छी तरीके से समझेंगे। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि एग्जाम पर्पज से आपके लिए बेनिफिटेड साबित हो सके। तो चलिए चलते हैं आज के लेक्चर वीडियो की ओर। तो चलिए, इंडियन एविडेंस एक्ट के अंतर्गत ऐसी कौन कौन सी लीगल टर्मिनोलॉजीज हैं जो एविडेंस को समझने में हमारे लिए हेल्पफुल साबित हो सकती हैं, तो उन्हीं के बारे में बात कर लेते हैं। और ये भी आपको बतला दूं, जो ये आज लीगल टर्मिनोलॉजीज हम डिस्कस करेंगे, इस बारे में अक्सर आपके जो क्वेश्चन पेपर है, एग्जाम पेपर है, उसमें कहीं ना कहीं एक 10 नंबर का क्वेश्चन या 4 नंबर का क्वेश्चन बीएलएलबी और एलएलबी के स्टूडेंट्स के लिए इस लीगल टर्मिनोलॉजीज में बनता ही बनता है। तो इसे ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि ये लीगल टर्मिनोलॉजीज अगर आपकी समझ में आती हैं तो इंडियन एविडेंस एक्ट को समझना आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। ठीक, तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले लीगल टर्मिनोलॉजीज के बारे में बात करते हैं। ऐसी कौन कौन सी लीगल टर्मिनोलॉजीज यहाँ पर यूज की जाती हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर एक लीगल वर्ड आता है रेलेवेंसी, यानी कि सुसंगतता के बारे में हम जानेंगे। और सुसंगतता के साथ साथ आता है एडमिसिबिलिटी, यानी कि ग्राह्यता। ठीक, इन दो वर्ड्स के बारे में, लीगल टर्म्स के बारे में हम पढ़ेंगे। रेलेवेंसी क्या होती है और एडमिसिबिलिटी क्या होती है और दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर देखेंगे एविडेंस, प्रूफ और तथ्य, यानी कि साक्ष्य, सबूत और फैक्ट। इन तीन चीजों में क्या डिफरेंसेस है और क्या क्या इनके बारे में डेफिनेशंस यहाँ पर दी गई हैं, ताकि ये समझना आसान हो सके कि साक्ष्य और सबूत होता क्या है एविडेंस एक्ट के अंतर्गत। और उसके साथ साथ जब हम फैक्ट की बात करेंगे, यानी कि तथ्य की बात करेंगे, तो समझेंगे यहाँ पर उपधारणा के बारे में, यानी कि प्रिजम्पशन के बारे में, कि यहाँ पर एक सेक्शन 4 दिया गया है जहां पर प्रिजम्पशन की बात की गई है कि कोर्ट्स किस तरीके से प्रिजम्पशन करती हैं किसी भी एविडेंस या प्रूफ के रिगार्डिंग। तो यहाँ पर आपको पढ़ने को मिलेगा शैल प्रिज्यूम और मे प्रिज्यूम, यानी कि उपधारणा करेगा या उपधारणा कर सकेगा के बारे में आपको यहाँ पढ़ने को मिलेगा। प्रिजम्पशन 2 तरीके की, और उसके साथ साथ 2 तरीके की प्रिजम्पशन एक अलग तरीके से मिलेंगे आपको, जहां पर तथ्य की प्रिजम्पशन यानी कि तथ्य की उपधारणा, प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट और प्रिजम्पशन ऑफ लॉ, विधि की उपधारणा के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे और उनके डिफरेंसेस को जानेंगे। ठीक, उसके बाद जब हम फैक्ट की बात करते हैं तो फैक्ट 2 तरीके के फैक्ट यहाँ पर देखने में मिलते हैं एविडेंस एक्ट में। एक होता है सुसंगत तथ्य और दूसरे होते हैं विवादक तथ्य, यानी कि रेलेवेंट फैक्ट और फैक्ट इन इशू। तो इन 2 फैक्ट्स के बारे में भी जानेंगे कि इनमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं और किस किस तरीके से इसकी परिभाषा इंडियन एविडेंस एक्ट के अंतर्गत देते हुए कोर्ट यहाँ पर इन सब चीजों को देखता है और इन सब चीजों को कंसिडर करते हुए उनकी प्रिजम्पशन लेते हुए उन्हें रेलेवेंट मानता है, एडमिसिबल बनाता है, एविडेंस और प्रूफ के तौर पर किस किस तरीके से वहां पर प्रोसीडिंग्स में ये यूज किए जाते हैं। इसीलिए आपको शुरू में बोला भी था कि ये जो लीगल टर्मिनोलॉजीज का चैप्टर है बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें से 4 मार्क्स का और एक 10 मार्क्स का क्वेश्चन आपको देखने के लिए आपके एग्जाम पेपर में मिलता भी है। ठीक, अब सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे रेलेवेंसी और एडमिसिबिलिटी की, यानी कि रेलेवेंसी और एडमिसिबिलिटी क्या होता है और इनमें क्या डिफरेंसेस है। क्योंकि सबसे पहले जब भी बात की जाती है तो आप रेलेवेंट फैक्ट के बारे में ही बात करते हैं कि सुसंगतता क्या होती है। तो सुसंगतता और ग्राह्यता को जानेंगे। तो यहाँ पर लिखा भी है, देखिए,
जो तर्क के आधार पर संभव हो, यानी कि जो भी तर्क के आधार पर जो चीजें लाई जाती हैं उन्हें यहाँ रेलेवेंट माना जाता है, यानी कि सुसंगतता के अंतर्गत रखा जाता है। यानी कि जो ऐसे फैक्ट जो तर्क पर आधारित हों, तर्क के आधार पर संभव हों कि ऐसा हुआ है, एक तरीके से एक के बाद एक कड़ी जो जोड़ते चले जाते हैं, उस तरीके से ये लॉजिक के आधार पर यहाँ पर उन्हें रेलेवेंसी के अंतर्गत ऐसे फैक्ट्स को माना जाता है। इसके बाद अगर आप यहाँ पर देखेंगे ग्राह्यता के आधार पर एडमिसिबिलिटी के अंतर्गत बात आती है, तो यहाँ पर बोला जाता है कि यहाँ पर तर्क के आधार पर ना होकर विधि के कठोर नियमों के आधार पर ऐसी एडमिसिबिलिटी दिखाई जाती है। यानी कि फैक्ट्स की जो एडमिसिबिलिटी होती है वो यहाँ लॉजिक के आधार पर ना होकर लॉ के आधार पर होती है, लॉ के लीगल रूल्स के आधार पर कोर्ट इसे कंसीडर करता है। ठीक, किसी भी फैक्ट को अगर एडमिसिबल बनाना है तो वहां पर विधि के नियमों का होना जरूरी है, जबकि यहाँ पर रेलेवेंसी के लिए, किसी भी फैक्ट को रेलेवेंसी बनाने के लिए, रेलेवेंट बनाने के लिए यहाँ तर्क के आधार पर उन्हें यहाँ पर लाया जा सकता है। उसके बाद अगर बात करेंगे सेक्शन वाइज, तो सेक्शन 5 से 55 तक रेलेवेंसी के बारे में बतलाया गया इंडियन एविडेंस एक्ट में, जबकि यहाँ एडमिसिबिलिटी की बात की गई है सेक्शन 56 के बाद। यानी कि सेक्शन 56 के बाद जितनी भी बात की जाती है वो एडमिसिबिलिटी की बात की जाती है, और 5 से 55 तक यहाँ रेलेवेंसी के बारे में प्रोविजंस दिए गए हैं। अब बात करते हैं कि सुसंगतता के नियम बताते हैं कि क्या सुसंगत है, यानी कि ये ऐसे फैक्ट्स के बारे में बतलाते हैं कि कौन कौन सी चीज रेलेवेंट हो सकती है, ठीक, जो तर्क के आधार पर संभव हो। लेकिन यहाँ पर एडमिसिबिलिटी में हम देखते हैं कि ग्राह्यता के नियम बताते हैं कि कौन कौन से साक्ष्य अपवर्जित किए जाएं या ग्राह्य किए जाएं। यानी कि यहाँ पर एडमिसिबिलिटी में हमें ये देखने को मिलता है कि ऐसे कौन कौन से एविडेंस हैं जिन्हें कोर्ट नकार देती है, जिन्हें कोर्ट एडमिट कर लेती है, यानी कि एडमिसिबल बना लेती है, ग्राह्य कर लेती है। तो ये तय होता है इन एडमिसिबिलिटी के नियमों के आधार पर, जो विधि के कठोर नियमों के पर आधारित होते हैं। ठीक, रिलेटेड टू लॉ लीगल रूल्स ये डिपेंड करते हैं। उसके बाद बात करते हैं सुसंगतता का अर्थ कौन से तथ्य न्यायालय के समक्ष साबित किए जाएंगे, यानी कि सुसंगतता के अर्थ के अंतर्गत आता है कि कौन से तथ्य न्यायालय के समक्ष साबित किए जाएंगे। यानी कि देखा जाता है इसके अंतर्गत कि ऐसे कौन से तथ्य हैं जो न्यायालय के समक्ष पेश किए जाएं ताकि वो साबित किए जा सके और उन्हें रेलेवेंट किया जा सके अन्य तथ्यों से जोड़ते हुए। ठीक, इसीलिए यहाँ पर रेलेवेंसी का मीनिंग इस तरीके से दर्शाया जाता है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे ग्राह्यता सुसंगत तथ्य को साबित करने का उपाय व तरीका है, यानी कि जो एडमिसिबिलिटी होती है वो ऐसे रेलेवेंट फैक्ट्स को साबित करने का एक तरीका है। ठीक, यानी कि यहाँ पर रेलेवेंट फैक्ट को साबित करना होता है, और ये जो ग्राह्यता एडमिसिबिलिटी है ये इसका एक तरीका है। यानी कि जब आपको एडमिट कराना है, कोई भी फैक्ट कोर्ट द्वारा एडमिट किया जाता है तो वो एडमिसिबिलिटी के अंतर्गत आता है, जबकि यहाँ पर कौन कौन से तथ्य साबित किए जाने हैं कोर्ट के अंतर्गत, तो उन्हें ऐसे तथ्यों को वहां रेलेवेंसी फैक्ट्स के अंतर्गत रखते हुए कोर्ट में पेश किया जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर रेलेवेंसी और एडमिसिबिलिटी के बीच डिफरेंस देखने को मिलता है। अब बात करेंगे यहाँ पर एविडेंस, प्रूफ और फैक्ट्स के बारे में कि इन तीनों में क्या डिफरेंसेस हैं, क्या एविडेंस क्या होता है, प्रूफ क्या होता है और तथ्य क्या होता है। तो अब समझते हैं, इसके बाद बात करेंगे एविडेंस, सबूत और तथ्य की, यानी कि यहाँ पर समझेंगे साक्ष्य, सबूत और तथ्य के बारे में। तो सबसे पहले समझ लेते हैं साक्ष्य और तथ्य में क्या डिफरेंस है, या साक्ष्य क्या होता है, तथ्य क्या होता है। ठीक, तो यहाँ पर देख रहे होंगे आप साक्ष्य के बारे में लिखा है और इधर तथ्य के बारे में मैंने बताया। तो साक्ष्य वह साधन है, यानी कि एविडेंस एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा रेलेवेंट फैक्ट को न्यायालय के समक्ष लाया जाता है। यानी कि एविडेंसेस के थ्रू आप किसी भी रेलेवेंट फैक्ट को वहां पर पेश कर सकते हैं। जैसा मैंने अभी आपको पीछे भी बताया रेलेवेंसी में, तो इसी तरीके से यहाँ पर भी बताया गया है कि जो भी रेलेवेंट फैक्ट हैं वो जब न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं, न्यायालय के समक्ष लाए जाते हैं, तो उन्हें ही आप एक तरीके से यहाँ पर साक्ष्य के तौर पर मान सकते हैं। यानी कि साक्ष्य ही वह साधन है जिसके द्वारा ऐसे सुसंगत तथ्यों को न्यायालय के समक्ष
लाया जाता है। लेकिन यहाँ पर जब हम तथ्य की बात करेंगे तो तथ्य वह है जिसका अस्तित्व है और जिसका मनुष्य को ज्ञान है। यानी कि तथ्य कुछ भी हो सकता है। तथ्य मान लीजिए कोई भी, किसी भी केस में हम लोग काम कर रहे हैं तो कोई भी चीज उसके लिए तथ्य हो सकती है। लेकिन अब अगर उस घटना के परिक्रम में उस घटना से जुड़ी हुई कोई फैक्ट्स ऐसे हैं, कोई तथ्य ऐसे हैं जो वहां से उसकी कड़ी को जोड़ते हैं, तो दैट इज कॉल्ड अ रेलेवेंट फैक्ट। तो इसीलिए यहां पर कहा जाता है कि फैक्ट तो कुछ भी हो सकता है जो मनुष्य की नॉलेज में है या एग्जिस्टेंस में है या जिस चीज का एग्जिस्टेंस है। लेकिन रेलेवेंट फैक्ट वो होता है जो उस घटना से जुड़ा हुआ होता है, जिस घटना के लिए केस किया गया है या केस चल रहा है। ठीक, तो दोनों में बेसिक फर्क ये होता है। उसके बाद बात करेंगे साक्ष्य यानी कि एविडेंस मौखिक और दस्तावेजी हो सकते हैं, यानी कि ओरल या फिर डॉक्यूमेंट्री तौर पर यहाँ पर एविडेंस को लाया जा सकता है, पेश किए जा सकते हैं और होते भी हैं। लेकिन तथ्य सकारात्मक या नकारात्मक होते हैं। सकारात्मक या नकारात्मक मीन्स यानी कि पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, या तो अच्छा तथ्य सामने आएगा या फिर गलत तथ्य, बुरा तथ्य सामने आएगा। ठीक, लेकिन यहाँ पर ओरल और रिटन दोनों तरीके से एविडेंस वहां पर पेश किया जा सकता है। ठीक, उसके बाद आते हैं साक्ष्य। साक्ष्य का अभिव्यक्त एक्सप्रेस रूप में होना आवश्यक है, यानी कि जो एविडेंस होता है वो एक्सप्रेस रूप में होता है, कहीं ना कहीं वो एग्जिस्टेंस उसका क्रिएट हो जाता है, होता है। लेकिन यहाँ पर तथ्य भौतिक व मानसिक दोनों प्रकार के हो सकते हैं, यानी कि ये मेंटल और फिजिकल, किसी के इमोशंस भी हो सकते हैं तथ्य के अंतर्गत। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर केवल एक्सप्रेस बात करता है। साक्ष्य के अंतर्गत सब कुछ एक्सप्रेस रूप में होना चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए, एग्जिस्टेंस में होना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं सभी साक्ष्य किसी न किसी प्रकार के तथ्य अवश्य होते हैं, यानी कि जितने भी आप एविडेंस मानेंगे तो एविडेंस में कौन सी चीज आएगी, वही आएगी जो रेलेवेंट फैक्ट होगी। और रेलेवेंट फैक्ट में कौन सी चीज आएगी, डेफिनेटली वही आएगी जो फैक्ट होंगे अपने आप में। तो फैक्ट जब उस घटना से जुड़ जाते हैं तो रेलेवेंट फैक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, और जब रेलेवेंट फैक्ट कोर्ट में पेश किए जाते हैं तो वो एज एन एविडेंस वहां पर कार्य करते हैं। तो इसीलिए यहां पर लिखा गया है कि जो भी एविडेंस है वो अपने आप में फैक्ट जरूर होता है, लेकिन यहां पर आप देखेंगे कि सभी तथ्य आवश्यक रूप से साक्ष्य नहीं होते। यानी कि बहुत सारे फैक्ट्स ऐसे होंगे जो घटना से जुड़े हुए नहीं होंगे, तो उन्हें वहां से निकाल दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। इसलिए कहा जाता है कि सभी तथ्य वहां पर साक्ष्य नहीं हो सकते, लेकिन जो भी रेलेवेंट फैक्ट्स हैं वो वहां पर साक्ष्य के रूप में हो सकते हैं। ठीक, तो इस तरीके से यहां पर हम लोगों ने देखा कि एविडेंस और फैक्ट्स में बेसिक डिफरेंस क्या क्या होता है। अब बात करते हैं इसके बाद प्रूफ की, सबूत की। अब देखिए कुछ लोग मानते हैं कि एविडेंस और प्रूफ एक ही होते हैं, यानी कि साक्ष्य और सबूत एक ही होते हैं। लेकिन यहां पर मैं आपको बतला दूं कि साक्ष्य और सबूत में थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पर देखने को मिलता है। वो डिफरेंस क्या होता है, साक्ष्य जब आप रेलेवेंट फैक्ट को वहां कोर्ट में पेश करते हैं एज एन एविडेंस, तो उसे यहां पर एविडेंस या रेलेवेंट फैक्ट के तौर पर जाना जाता है। लेकिन जब वो एविडेंस एडमिसिबल हो जाता है, यानी कि न्यायालय के द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है, तो ऐसे एविडेंस को यहाँ पर सबूत मान लिया जाता है, यानी कि वो अपने आप में प्रूफ में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि जब एविडेंस, कोई भी एविडेंस या साक्ष्य न्यायालय द्वारा एक्सेप्ट कर लिया जाता है, एडमिट कर लिया जाता है, तो यही एविडेंस प्रूफ के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, उसे ही सबूत मान लिया जाता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि एविडेंस, प्रूफ और तथ्य में क्या क्या डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, इनकी क्या क्या परिभाषाएं हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे यहाँ प्रिजम्पशन के बारे में और फैक्ट्स के बारे में कि क्या क्या काइंड्स ऑफ प्रिजम्पशन और काइंड्स ऑफ फैक्ट्स एविडेंस एक्ट के अंतर्गत दिए गए हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको रेलेवेंसी, एडमिसिबिलिटी, एविडेंस, प्रूफ और फैक्ट, ये पांचों चीजें इजी तरीके से समझ में आ गई होंगी। और अगर समझ आ गई होंगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करके बिल्कुल भी मत भूलिएगा करना। और साथ ही हमारे साथ बने रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि हमारे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको ऐसे ही मिलते रहे। और साथ ही हमारी पुरानी वीडियोस को देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए गए हैं और स्क्रीन पर भी प्लेलिस्ट पर लिंक दिए गए हैं, वहां पर जाकर आप क्लिक करके देख सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।